तो अब स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 4 का पार्ट मतलब क्वेश्चन पेपर 1 है, जहाँ पे टेस्ट 1 है ये, ठीक है, जहाँ पे हम पूरे पेपर की बात करेंगे। तो ये पार्ट 1 होगा, जहाँ पे हम 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, एन एम्पैथेटिक एंड कॉम्पेंसिनेट civil servant can cater better to the needs of society. Examine the statement with suitable examples. ओके, तो दो यहाँ पे जो एथिकल वैल्यूज़ की बात की गई है वो है एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट। तो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा भाई इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट एम्पैथी एंड कंपैशन। बॉडी में क्या करना है भाई? कैसे जो एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट होते हैं, है ना, मतलब जो हमारे पास कैसे एम्पैथेटिक सिविल सर्वेंट जो है वो नीड ऑफ सोसाइटी को फुलफिल करते हैं, कैसे कंपैशनेट सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो नीड ऑफ सोसाइटी को, एम्पैथेटिक सिविल सर्वेंट कैसे ये क्या करते हैं, नीड ऑफ सोसाइटी को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। ओके, हमको इसको साथ इसके एग्जांपल्स भी देने हैं, इसके साथ इसके एग्जांपल्स भी देने हैं। और उसके बाद हमारे पास कुछ और वैल्यूज़ की बात करेंगे जो कि एक सिविल सर्वेंट के पास होने चाहिए, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, ऑब्जेक्टिविटी, कंक्लूजन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी के बारे में बात करेंगे, दैट इज रिक्वायर्ड बाय द सिविल सर्वेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो एम्पैथी एंड कंपैशन के बारे में क्या समझते हैं? एम्पैथी इज द एक्सपीरियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सन थॉट, फीलिंग एंड कंडीशन। एम्पैथी का मतलब है उनके थॉट को समझना, उनके फीलिंग को समझना, उनके कंडीशन को समझना, क्योंकि हम उसके नज़रिए से देख रहे हैं। सो वी आर व्यूइंग देयर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये हो गया एम्पैथी। कंपैशन का मतलब क्या होता है? कंपैशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक आउटलुक, मतलब हमारा चाहत कि हम उसको हेल्प कर पाएँ, हम हेल्प करें। तो इसको भी लिख देते हैं, कंपैशन लिटरली मीन्स अ स्ट्रॉन्ग sympathetic outlook and pain
फॉर के विश टू हेल्प देम, उनके दर्द को समझना और उनको मदद करना इज कॉल्ड कंपैशन। एंड उनके एक्सपीरियंस को समझना, है ना, हमारे नज़रिए से उसको बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी से ही कंपैशन आता है। बस ऐसा नहीं कि हर एम्पैथेटिक आदमी कंपैशनेट हो, दर्द समझ जा लेकिन मदद ना कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। थोड़ा बड़ा हो गया बट ठीक है। बट अब बात करते हैं एम्पैथेटिक सिविल सर्वेंट कैसे नीड्स ऑफ सोसाइटी को फुलफिल करता है। जो एम्पैथेटिक सिविल सर्वेंट होता है ना, कैसे करता है भाई पूरा, बिकॉज जो एम्पैथेटिक होता है सिविल सर्वेंट वो किसकी बात करता है, वो इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करता है। इट टॉक्स अबाउट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, है ना। जो एम्पैथेटिक सिविल सर्वेंट होता है वो ओपननेस, है ना, वो खुला होता है भाई डाइवर्सिटी से, हर आदमी का ओपिनियन को सुनना चाहता है वो। ओके, और वो क्या करता है, उसका एक सोच रहता है कि ही वांट टू बिल्ड अ ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसका क्या सोचना था कि वो क्या करे, इंसानियत लाए, ब्रिंग ह्यूमिलिटी। क्योंकि एम्पैथेटिक सिविल सर्वेंट, एक कंपैशनेट सिविल सर्वेंट कैसे काम करता है भाई, जो कि दूसरे को हेल्प करने की टेंडेंसी रखता है, विश टू हेल्प। कंपैशनेट मतलब विश टू हेल्प। एक कंपैशनेट सिविल सर्वेंट नीड ऑफ द सोसाइटी की बात करें तो एक कंपैशनेट सिविल सर्वेंट जो होता है ये सोचता है कि वो अंडरस्टैंड करे अदर साइड ऑफ द सिचुएशन, दोनों साइड को समझे। यहाँ पे एम्पैथेटिक वाला जो पॉइंट है उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखना था हमको, एग्जाम्पल नहीं लिखा तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास अतुल कुलकर्णी जी का, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे। इन्होंने क्या किया, भरोसा सेल बनाया कि एम्पैथेटिक हुए, और इन्होंने क्या बनाया, भरोसा सेल बनाया, जो क्या करता है, एक गैप जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में और पीपल में, उस गैप को ब्रीच करता है। ओके, सो एग्जांपल हो गया। नाउ कंपैशनेट का कंटिन्यू करते हैं भाई। कंपैशनेट जो है को, जो भी कंपैशनेट सिविल सर्वेंट होता है वो क्या करता है,
अंडरस्टैंड करता है दूसरे साइड, है ना, दूसरे साइड की सिचुएशन को, एंड ये अप्रिशिएट करता है अदर पीपल फीलिंग को भी। ओके, एंड ये क्या करता है, इसके पास एक विलिंगनेस होता है, चाहत होती है कि दूसरे का मदद करें। कंपैशनेट सिविल सर्वेंट उसी को बोलते हैं। ओके, एंड इट ब्रिंग्स फॉरगिवनेस, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी। ओके, तो दिस आर ऑल अबाउट कंपैशनेट सिविल सर्वेंट क्या करता है। एग्जाम्पल के बाद में हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कलेक्टर ब्रो किसको बोलते हैं, जो डीएम थे कोजाईकोंडा के, उन्होंने लॉन्च किया कंपैशनेट कोजाईकोंडा। ओके, क्यों भाई, खाना मिल पाया है भूखे लोगों को। गरीबों की मदद करने के लिए, टू क्लीन पॉन्ड्स एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया कंपैशनेट सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ऐसे सिविल सर्वेंट बहुत सारे और भी वैल्यूज़ होती हैं, है ना, कि सिविल सर्वेंट मस्ट अपहोल्ड वैल्यूज़ लाइक रूल ऑफ लॉ, ऑब्जेक्टिविटी, टू ब्रिंग बेटर सर्विस टू द सोसाइटी। एम्पैथी और कंपैशनेट के अलावा और भी बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि पब्लिक इंटीग्रिटी, फेयरनेस, पब्लिक इंटीग्रिटी, रेस्पॉन्सिवनेस। ओके, ये सब, और फिर कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट सिविल सर्विस इज़ नॉट अ जॉब बट अ सर्विस। है ना, और इसमें क्या होता है, एम्पैथी जो होता है, इट विल इंश्योर दैट पर्सन इज कंपैशनेट टूवर्ड द कंडीशन ऑफ अनदर। मतलब जब एम्पैथी होगा, मैं दूसरे को बात समझूंगा, तभी दूसरे के लिए मदद करने की भावना जागेगी। सो एम्पैथी ensures that a person is compassionate toward the condition of another person। इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर दिया है। ये हो गया हमारा आंसर। पहले एम्पैथी कंपैशन को बताया, फिर एम्पैथेटिक सिविल सर्वेंट क्या क्या करता है उसके बारे में बताया, एग्जांपल दिया बैतुल कुलकर्णी जी का। फिर कंपैशनेट सिविल सर्वेंट क्या क्या करता है उसके बारे में बताया कि भाई वो दूसरे साइड को भी सुनता है, पीपल्स के लिए फीलिंग्स वो अप्रिशिएट करता है, दूसरे को मदद करने की उसके अंदर एक इच्छा होती है। उसके बाद हमने एग्जांपल दिया अबाउट कलेक्टर ब्रो जो कि डीएम ऑफ कोजाईकोंडा थे, उन्होंने क्या लॉन्च किया, कंपैशनेट कोजाईकोंडा लॉन्च किया।
जो कि दूसरों की मदद करता था, जो खाना पहुंचाता था, भूखे लोगों को खाना पहुंचाता था, गरीबों की सेवा करता था, पॉन्ड को क्लीन करता था, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करता था। बट एम्पैथी कंपैशनेशन के कंपैशन के अलावा और भी बहुत सारे वैल्यूज़ है जो कि सिविल सर्विस में होना चाहिए, जैसे कि पब्लिक इंटीग्रिटी हो गया, फेयरनेस हो गया, रेस्पॉन्सिवनेस हो गया, है ना, सर्विसिंग दी पब्लिक इंटरेस्ट ये हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया। तो ये सब हमारे पास वैल्यूज़ होने चाहिए सिविल सर्वेंट के। उसके बाद कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट सिविल सर्विस इज़ नॉट अ जॉब बट अ सर्विस। सो एम्पैथी इंश्योर, क्योंकि एम्पैथी की वजह से जब तक मैं समझूंगा नहीं दूसरे के दर्द को दूसरे के रेफरेंस में, तो मेरे को उनकी सेवा करने की, उनके लिए कुछ करने की भावना नहीं जाएगी। सो एम्पैथी इंश्योर अ पर्सन इज कंपैशनेट टुवर्ड द कंडीशन ऑफ अनदर पर्सन। एम्पैथी इंश्योर दैट अ पर्सन इज कंपैशनेट टुवर्ड द कंडीशन ऑफ अनदर पर्सन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1B है एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। ये सारे 10 मार्कर्स हैं, 150 वर्ड्स में लिखने हैं। एथिक्स इन पब्लिक लाइफ आर द रिफ्लेक्शन ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ, जस्टिफाई विथ सुटेबल इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो फिर से पढ़ लेते हैं। एथिक्स इन पब्लिक लाइफ आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ, जस्टिफाई विथ सुटेबल इलस्ट्रेशंस। तो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे आंसर को। कैसे भाई? बाय एक्सप्लेनिंग अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स, कि पब्लिक और प्राइवेट एथिक्स जो हैं वो रिफ्लेक्शन है, मतलब दे आर इनसेपरेबल, दोनों एक साथ चलती हैं। उसके बाद बॉडी में हमको ये बताना है, क्या बताएंगे भाई? शेयर्ड वैल्यूज़ क्या है पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ के बारे में, है ना। और उसके बाद हम बताएंगे डिफरेंस इन द एथिकल वैल्यूज इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। प्लस इसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम डिफरेंसेस बताएंगे। ठीक है, इसको भी विथ एग्जाम्पल्स। उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि देख देयर इज अ नीड, है ना, हमको क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशन। ओके, सो इस प्रकार से हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, हम ये बताएंगे कि देखो जो प्राइवेट है और पब्लिक एथिक्स है दोनों इनसेपरेबल हैं। कैसे? बिकॉज एक एथिक्स जो है ना, एथिक्स क्या है भाई? इट इज़ अ स्टैंडर्ड मॉरल प्रिंसिपल्स विच इज डिसाइडेड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। एथिक्स क्या बताता है हमको कि क्या सही है क्या गलत है, टू अचीव हैप्पीनेस। ठीक है, ले अब ऐसे लिखते हैं इसको। सोसाइटी और इंडिविजुअल के हैप्पीनेस को पाने के लिए क्या सही है क्या गलत है ये बताते हैं हमको एथिक्स। ये होता है एथिक्स। अब एक इंडिविजुअल मॉरल प्रिंसिपल जो होते हैं ना, वो दोनों का इफेक्ट करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स दोनों को।
मतलब एक मॉरल प्रिंसिपल किसी भी आदमी का है, क्या सही है क्या गलत है, वो दोनों में डिसाइड करता है। पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स, मतलब पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, दोनों में एक इंडिविजुअल का मॉरल प्रिंसिपल दोनों का इफेक्ट करता है। ओके, तो इस तरह से हमने बता दिया कि हाँ दोनों इनसेपरेबल हैं। अब हम बात करेंगे शेयर्ड वैल्यूज़, दोनों में कॉमन क्या है भाई? पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ के बीच में शेयर्ड वैल्यूज़ कौन कौन से हैं? पब्लिक लाइफ में भी हमको जस्ट एंड फेयर चाहिए, है ना, मतलब हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर को, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। ओके, दोनों में जो पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ है दोनों पे हमको इंटीग्रिटी इंश्योर रखना है भाई। फॉर एग्जांपल हमको अननेसेसरी फेवर एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी भी आदमी से। और क्या है भाई शेयर वैल्यू? जैसे मॉरल कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर लॉ। मॉरल मतलब जो प्राइवेट लाइफ है वहाँ भी, एज वेल एज जो पब्लिक लाइफ है वहाँ भी हमको क्या करना है, फॉलो करना है भाई लॉस को। जैसे कि हमारे पास ट्रैफिक लॉस, दोनों में फॉलो करना है, तो ये शेयर्ड वैल्यू है। रेस्पॉन्सिबिलिटी भाई, पब्लिक लाइफ में भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, प्राइवेट लाइफ में भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमको दोनों जगह निभाना है उसको। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो पर्सनल गोल्स भी होते हैं, पब्लिक गोल्स भी होते हैं, दोनों के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई। ओके, एंड हमको हमेशा पब्लिक लाइफ में भी अदर को ऊपर रखना है सेल्फ से। ओके, दैट इज़ सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं रखना है भाई, हमेशा अपने लिए भी एज वेल एज पब्लिक सर्विस, दोनों में हमको क्या करना है, नेशन को ऊपर रखना है। सो दिस आर दी शेयर्ड वैल्यूज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। जस्ट एंड फेयर, दोनों जगह जस्टिस एंड फेयरनेस करना है। इंटीग्रिटी दोनों जगह होना चाहिए भाई, पब्लिक लाइफ प्राइवेट लाइफ दोनों में, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारे पास दोनों तरफ फॉलो करना है, दूसरों के लिए हमेशा पहले आना है, अपने लिए बाद में, दोनों जगह पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट लाइफ दोनों में। तो ये हो गया एक तो शेयर्ड वैल्यूज़ हो गए ना। कुछ डिफरेंसेस भी हैं भाई पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में ना, डिफरेंसेस को हम चार्ट के फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पैरा मीटर, यहाँ पे एथिक्स इन पब्लिक एथिक्स प्राइवेट एथिक्स, हम लोग बताएंगे अफेक्टेड डोमेन। ठीक है, सो जो एथिक्स होता है ना पर्सनल लाइफ में, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट होते हैं, जैसे कि फैमिली और फ्रेंड्स। बट पब्लिक एथिक्स अगर हमारे पास ठीक से नहीं निभाया तो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट होते हैं, जैसे कि पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी। एक एमएलए ने अगर प्राइवेट एथिक्स, यार पर्सनल एथिक्स मतलब प्राइवेट एथिक्स ही होता है यार, प्राइवेट एथिक्स मतलब पब्लिक एथिक्स। तो अगर हमारे पास पब्लिक एथिक्स देखें तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट होते हैं यार। जैसे भी किसी एमएलए ने अगर अपना कुछ एथिकल वैल्यू नहीं निभाया तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी अफेक्ट हो जाएगा। या फिर एमपी,
ठीक है। सो दी अफेक्टेड डोमेन इज डिफरेंट इन बोथ। नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो पर्सनल ड्यूटी जो होता है ना वो कैसा होता है, वॉलंटरी, मेरी मर्जी भाई, मेरा गोल है मैं पूरा करूँ कि ना करूँ। बट जो हमारे पास पब्लिक एथिक्स होता है वो फॉर्मल होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, हमको करने ही होंगे बिकॉज वी आर बाउंड टू डू डैट। उसके बाद हमारी इम्पोजिशन की बात करें तो प्राइवेट एथिक्स क्या होता है, सेल्फ इम्पोज, खुद के द्वारा इम्पोज किया जाता है। बट जो पब्लिक एथिक्स होता है इट इज़ एक्सटर्नली इम्पोज्ड एंड इट इज़ मेंशन इन रूल, कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेट्रा। है ना। और उसके बाद हम बात करें कि भाई पब्लिक एथिक्स को डिटरमाइन कौन करता है ना, और पर्सनल एथिक्स को डिटरमाइन कौन करता है। सो मेरे पर्सनल एथिक्स या फिर मेरे प्राइवेट एथिक्स को मैं डिटरमाइन करूँगा भाई, मेरा विजडम, मेरी बुद्धिमत्ता, जिसको ज़्यादा देखने वाला कोई नहीं है। जिसको ज़्यादा देखने वाला कोई नहीं, मतलब हैविंग लेस चेक्स। बट जो पब्लिक एथिक होता है ना, पब्लिक एथिक्स है ना, वो जो होता है इट इज़ बाय कैरेक्टर, बट इसमें मोर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, पीयर प्रेशर होता है भाई, बाहरी दबाव होता है। भाई मेरे साथ अगर कोई काम कर रहा है, वो अच्छा किया, मैं बुरा किया, तो मेरे साथ बुरा बोलेंगे ना। सो दीस आर डिफरेंसेस। तो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट विवेकानंद जी ने कहा था कि कल्टीवेशन ऑफ सेल्फ इज एथिक्स। ठीक है, मेरे आप को बनाना इज एथिक्स। एंड एथिक्स कैसे बनता है भाई, और यही एथिक्स क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी डिटरमाइन करता है। मतलब प्राइवेट पब्लिक एथिक्स, प्राइवेट एथिक्स को बनाने से ही पब्लिक एथिक्स बनता है। विवेकानंद जी का मानना था कल्टीवेशन ऑफ सेल्फ इज एथिक्स, और यही क्या करेगा, सेल्फ एथिक्स क्या करेगा, विच डिटरमाइंस द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। okay, cultivation of self is ethics and which डिटरमाइंस द कैरेक्टर। एथिक्स क्या करेगा, कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा। किसका कैरेक्टर को, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ उसका कैसा रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है। एक मैं ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काम कर रहा हूँ वो कैसा रहेगा, उसका कैरेक्टर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, मेरे एथिक्स पे डिपेंड करता है। और मेरा एथिक्स मैं ही बनाऊंगा भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या है। 2 का ये बोलता है इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल मीडिया स्टारडम is creating a new class of civil servants who are more concerned with self promotion than public service. Critically examine the statement with reference to the use of social media by civil servants. हमको बात करनी है ये जो स्टेटमेंट है उसको किसके रेफरेंस में, यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो सजेस्ट मेजर टू इंश्योर द इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय सिविल सर्वेंट्स।
तो हमको यहाँ पे अप्रोच की बात करनी है। सबसे पहले तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल मीडिया स्टारडम इज क्रिएटिंग द न्यू क्लास ऑफ सिविल सर्वेंट्स हु आर मोर कंसर्न विद सेल्फ प्रमोशन देन विद पब्लिक सर्विस। Critically examine the statement with reference to the use of social media by civil servants. Also suggest measures to ensure the effective use of social media by civil servants. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले क्या करेंगे? हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम बताएंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा है सोशल मीडिया का ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। बॉडी में किसके बारे में बात करेंगे भाई? बॉडी में बात करेंगे कि मेरिट्स क्या है भाई सोशल मीडिया का जो यूज़ है, उसके डिमेरिट्स क्या है, हमको नुकसान भी बताना है। बिकॉज सोशल मीडिया स्टारडम है क्रिएटिंग ए न्यू क्लास ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सेल्फ प्रमोशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिमेरिट्स बताएंगे भाई, नुकसान क्या है। डिमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया, डिमेरिट्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया बाई सिविल सर्वेंट्स। उसके बाद हमको बताना है मेरिट्स, क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बताएंगे ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया बाय सिविल सर्वेंट्स। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको मेजर्स के बारे में बताना है, मेजर्स जो कि लेने चाहिए फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय सिविल सर्वेंट्स। मेजर्स फॉर द इफेक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय सिविल सर्वेंट्स। उसके बाद कंक्लूड करेंगे, है ना, बाय मेंशनिंग द नीड फॉर अ कंट्रोल यूज ऑफ सोशल मीडिया, नीड फॉर कंट्रोल यूज ऑफ सोशल मीडिया। ये हो गया हमारे पास इसका अप्रोच। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमसे पहले तो इम्पैक्ट के बारे में बताएंगे सोशल मीडिया का क्या है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। तो सोशल मीडिया हैज़ एम्पावर्ड द इंडियन ब्यूरोक्रेसी टू डिलीवर अ सोशल गुड इन द फार मोर इफेक्टिव मैनर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बताएंगे, जो आईएएस ऑफिसर थे बस्ती यूपी में जगह है, उन्होंने क्या किया, क्राउड सोर्स किया अराउंड 1.5 लाख फॉर, है ना, बस्ती महोत्सव। जो बस्ती महोत्सव एक कार्यक्रम होता है उसके लिए मतलब सबसे फंडिंग लिया सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, 1.5 लाख का, और उससे क्या कराया, बस्ती महोत्सव बनाया कराया। सो एक तरह से एक यूनिक वे है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। सो इसको यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट सोशल मीडिया हैज़ empowered the Indian bureaucracy ओके। तो इस प्रकार से हमने इसका एक इफेक्टिव वे, है ना, कैसे ये इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, उसको हमने देखा। उसके बाद हम डेमेरिट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या नुकसान है भाई सोशल मीडिया के यूज़ करना, है ना, पब्लिक सर्वेंट जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या क्या नुकसान है उसके बारे में बात करते हैं।
पहला नुकसान क्या है भाई, है ना, ये क्या होता है, एनोनिमिटी जो है ना उसको अफेक्ट करता है, बिकॉज एनोनिमिटी इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, इट अफेक्ट्स द एनोनिमिटी। ये पहला डिमेरिट है। और क्या करता है भाई, है ना, यहाँ पे यूजिंग द टाइम पेड बाय द पब्लिक मनी ऑन सेल्फ प्रमोशन, जो पब्लिक मनी है ना, जो सरकार पैसा दे रही है पब्लिक सर्विस के लिए, उसको आदमी उस पैसे को उस टाइम को किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्फ प्रमोशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक डिमेरिट है। इस टाइम को पब्लिक सर्विस में इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक मनी से तो जा रहा है, उनके जेब में पैसा कहाँ से आ रहा है, लोगों को जेब से जा रहा है। सो यूजिंग देयर टाइम पेड बाय पब्लिक मनी ऑन सेल्फ प्रमोशन, इट इज़ अ डिमेरिट ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया बाय सिविल सर्वेंट्स। एंड ये क्या करता है, इट आल्सो अफेक्ट्स द न्यूट्रलिटी है, एज दे आर डिफेंडिंग गवर्नमेंट एंड एक्सप्रेसिंग पॉलिटिकल ओपिनियन, बिकॉज ब्यूरोक्रेट को क्या होना चाहिए, एक न्यूट्रल होना चाहिए भाई, है ना। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करोगे तो क्या करता है, वो गवर्नमेंट को डिफेंड करने पे लग जाता है, पॉलिटिकल ओपिनियन को एक तरह से एक्सप्रेस करता है। सो इट इज़ ऑल्सो डिमेरिट ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया बाय सिविल सर्वेंट्स, it affects neutrality। ओके, सो ये सब डिमेरिट्स हो गए। एंड और हमेशा प्रेजेंस है ना भाई उनका, हमेशा सोशल मीडिया में हमेशा रहेंगे। सोशल मीडिया में रहने की वजह से क्या होता है, हमेशा दे आर ऑलवेज अंडर पब्लिक स्क्रूटिनी, हमेशा उनको पब्लिक देख रही है ना, कि क्या कर रहे हैं भाई, अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर दे आर ऑलवेज अंडर पब्लिक स्क्रूटनी। सो ये भी एक हमारे पास डिमेरिट हो जाता है। बट ठीक है, 3 डिमेरिट ठीक ही है। बट इस वक्त हम मेरिट्स की बात करें तो क्या क्या फ़ायदे हैं भाई, सोशल मीडिया यूज़ के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया यूज बाय सिविल सर्वेंट्स। पहला है कि डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा ग्रास रूट तक ले जा रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया तो कोने कोने तक पहुंचा है देश के। सो इट इज़ डीपनिंग द डेमोक्रेसी। दूसरा, है ना, ये क्या कर रहा है, एक तरह से रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस बना रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस में क्या होता है, पीपल जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और पब्लिक सर्वेंट जो है वो पीपल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी होती है एक दूसरे के ऊपर। तो इट इज़ क्रिएटिंग अ रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और गवर्नेंस, बिकॉज थ्रू सोशल मीडिया उनकी दिक्कतों को डायरेक्ट वो पहुंचा पा रहे हैं, है ना, ब्यूरोक्रेट तक। सो इससे क्या हो रहा है भाई, एक इफेक्टिव एक रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस का माहौल बन रहा है। और क्या होता है भाई, और क्या फ़ायदे हैं सोशल मीडिया यूज़ करने के सिविल सर्वेंट के द्वारा, है ना, सिटीजन्स को एजुकेट कर रहा है चीज़ों के बारे में जो कि अफवाहें हैं उनको हटाने के लिए, इट इज़ एजुकेटिंग द सिटीजन्स, है ना, बिकॉज हर घर जाके तो नहीं बोल सकता कि ये करना है, बट हर घर में सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के समय सोशल मीडिया का यूज़ करके सिविल सर्वेंट हर घर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है, एजुकेट कर सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। और सोशल मीडिया के यूज़ से और क्या आ रहा है भाई, ट्रांसपेरेंसी आ रहा है, जैसे पारदर्शिता आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, जो दिख रहा है आपको जो मिला है और हम जो कर रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक ही है। सो इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी। सोशल मीडिया का यूज़ जो है सिविल सर्विसेज में वो क्या करता है, सिविल सर्वेंट के द्वारा सोशल मीडिया का यूज़ क्या करता है, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो ये सब मेरिट्स हो गए। नाउ हम क्या करेंगे, ऐसे मेजर्स, क्योंकि हमको पता है कि भाई इसके नुकसान भी है इसके फ़ायदे भी हैं, तो हमको मेजर्स लेने हैं। क्या के लिए मेजर्स लेने हैं भाई, हमको क्वेश्चन ने पूछा है कि इफेक्टिवली यूज़ कैसे करें सोशल मीडिया को,
है ना, हद से ज़्यादा नहीं और एकदम कम भी नहीं कि इसको कुछ उसका इस्तेमाल ही हम इसका यूज़ भी नहीं कर पा रहे, उसके फ़ायदे नहीं उठा पा रहे हैं। एक इफेक्टिव वे में यूज़ करना है, एक बैलेंस वे में हमको यूज़ करना है। तो इसको हमारे पास मेजर्स नीडेड टू क्या बोलेंगे इसको, इफेक्टिव यूज़। ओके, मेजर्स फॉर इफेक्टिव यूज़। तो क्या क्या करेंगे भाई, ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे फॉर कम्युनिकेशन। मतलब डीएम का क्या होगा, ऑफिशियल अकाउंट होगा, ऐसे नहीं कि कोई भी अकाउंट बना दिया गया है, नहीं, ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट होगा तो डायरेक्ट वहाँ पे इनकी दिक्कतें बता सकते हैं कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे इतनी चीज़ें होनी चाहिए थे बट इतना नहीं है, सो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगा। तो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स होने चाहिए, नॉट एनी फेक या फिर अनवेरीफाइड अकाउंट्स। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करना ही है बट वी नीड अ ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट। ब्यूरोक्रेट किसी भी डीएम के एक डायरेक्ट ग्रीवांस एड्रेसल के लिए हमारे पास एक ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए। फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। नहीं तो आज पहले क्या होता था, सब जाके ऑफिस में जाके बात करते थे बट वो ज़माना ख़त्म हो गया ब्रो। तो अब हम डायरेक्ट सोशल मीडिया अकाउंट से, जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से, अब डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन बता सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे दिक्कतें बता सकते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो डीएम एड्रेसिंग ग्रीवांसेस थ्रू ऑफिशियल अकाउंट। इससे हमारे पास जब ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट होगा तो क्या होगा, उससे डायरेक्टली हमारे पास जो डीएम होगा डायरेक्टली यहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, है ना, जाना नहीं पड़ेगा। बिकॉज उससे क्या होता है, रेट टेपिज्म होता है, टाइम भी खर्चा होता है, समय भी खर्चा होता है आदमी का, और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क भी होता है। सो उससे क्या होगा, वो सबको कम कर देगा ऑफिशियल सोशल मीडिया यूज़ करेंगे अगर कम्युनिकेशन के लिए। तो सो डीएम रिड्यूसिंग ग्रीवांसेस फॉर थ्रू ऑफिशियल अकाउंट। उसके बाद और कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं भाई, जिससे हम एक बैलेंस, एक इफेक्टिव तरीके से, है ना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएँ। हमारे पास एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के लिए कि हाँ, सोशल मीडिया का किस लेवल तक यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं ना कम नहीं, इतना ज़्यादा यूज़ मत करो कि आपकी जो एनोनिमिटी है ना, आप उसको मतलब अपने आप को प्रचार करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, एनोनिमिटी इसी हद तक इस्तेमाल करना है सोशल मीडिया को जिससे आप जो ग्रास रूट तक है, जो जनता है, उनकी दिक्कतों को समझ पाए, बस, उससे ज़्यादा नहीं। सो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए। जैसे हमारे पास आईपीसी है, सीपीसी है, एक हमारे पास रूल बुक टाइप ऑफ चीज़ चाहिए, ठीक है। सो वी नीड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स, कैसे यूज़ करना है, कैसे कितना यूज़ करना है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स यूजिंग सोशल मीडिया विथ मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल ऑफ हमको एनोनिमिटी मेंटेन रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो रिसेंट हमारे पास यूपी में एक कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया था यूपी में, किसके लिए, फॉर सिविल सर्वेंट्स। ओके, सो तो ये हो गया हमारे पास मेरिट, डिमेरिट एंड मेजर्स कैसे ये हमको लेने चाहिए फॉर द इफेक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन ब्यूरोक्रेसी और बाय द सिविल सर्वेंट्स। तो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ये जो सोशल मीडिया है ना, एक दो धारी तलवार है, इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होगा, आप सामने वाले को खुद को काट देगा, और एक इफेक्टिव व्यू में इस्तेमाल करेंगे तो सामने दुश्मन को काटेगा। सो सोशल मीडिया इज़ व्हाट, इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। फायदे भी हैं, नुकसान भी है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ इफेक्टिवली, हाउ बैलेंस्डली यू आर यूजिंग इट। ओके, तो सोशल मीडिया इज व्हाट, इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड या फिर डबल एज्ड वेपन। अगर इसको रैशनली यूज़ करेंगे, है ना, तो तकलीफ़ों को दूर करेगा, लेकिन ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो अपनी तकलीफ़ों को बढ़ा देगा।
ओके, बाय यूजिंग इट रैशनली कैन कुड लीड टू एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ना क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक है, कुछ टर्म्स दिए हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी हो गया, लीडरशिप हो गया, नॉन पार्टीशनशिप हो गया, पब्लिक ट्रस्ट हो गया, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हो गया। ये कुछ टर्म्स दिए हैं और इन टर्म्स में हमको क्या करना है, 5 टर्म्स दिए हैं हमारे पास, 5 टर्म्स दिए हैं। तो हमको क्या करना है, 5 टर्म्स दिए हैं, दो दो नंबर का एक एक टर्म है, 2 मार्क्स का ये है, 2 मार्क्स का ये है, ये 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है। मतलब हमको 2 लाइन लिखना है सबके बारे में, ठीक है ना, 2 लाइन सबके बारे में हमको लिखना है। और टोटल 5 क्वेश्चन, तो 5 टू या 10 मार्क्स का टोटल है। ठीक है, सो तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है डिसीजन, ऐसा डिसीजन लेना जो कि किस पे बेस्ड हो। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंसेस एंड इट इज़ बेस्ड ऑन रैशनल जनरल। मेरे मानने से क्या होता है, मेरी जो प्रीड्यूस है, मेरी जो धारणा है, मैं किसी को फेवर कर रहा हूँ, उसके ऊपर डिसीजन लेना है हमको। फैक्ट्स के बेसिस पे दोनों तरह को सुनना है, एविडेंस क्या है, फैक्ट्स क्या है, और रैशनल जजमेंट देना है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ओके, rather than personal belief, prejudice or favoritism. And जो objectivity है, it is also very crucial because it ensure fair and equitable treatment of all individuals. It ensures fair and equitable treatments of all इंडिविजुअल्स। एंड जब फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट होगा तो क्या को प्रमोट करेगा, इट विल प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी ना। ऑब्जेक्टिविटी के बाद हमको बात करनी है अबाउट लीडरशिप। ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए, है ना। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू गाइड एंड इंस्पायर अदर टुवर्ड अ कॉमन गोल। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप इज एन एबिलिटी ओके, इंस्पायर टुवर्ड अ कॉमन गोल, है ना। और इफेक्टिव पब्लिक सर्विस लीडर्स जो होते हैं उनमें क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि एक विज़न होता है उनका, है ना, एक टारगेट होता है क्या करना है, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, इंटीग्रिटी होता है, एंड इन्फॉर्म डिसीजन लेने का एक क्या होता है, एबिलिटी होता है।
विजन होता है, इंटीग्रिटी होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, एंड दी एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। यहाँ तक भी ठीक रहेगा, बट ये भी ठीक ही है, एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। सो ये हो गया लीडरशिप। ना हमको बात करना है अबाउट नॉन पार्टीशनशिप। 150 वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा वर्ड वर्ड हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा मोड़ा काट भी सकते हैं, दो लाइन में देख के हमको ख़त्म कर भी सकते हैं, बट हम 250 यहाँ पे थोड़ा इलाबोरेट लिखेंगे, जैसे एग्जाम में कम याद आए तो कम भी लिख सकते हैं। सो नॉन पार्टीशनशिप के बारे में बात करें तो नॉन पार्टीशनशिप क्या है भाई? के बाद बात करते हैं नॉन पार्टीशनशिप की। नॉन पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है भाई? इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग पब्लिक सर्विस ड्यूटीज विदाउट फेवरिंग एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी। ठीक है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी करना है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करे बिना, इज व्हाट वी कॉल नॉन पार्टीशनशिप। ऐसे भी समझ रहे हैं नॉन पार्टीशनशिप। ओके, ओके, ये हो गया नॉन पार्टीशनशिप। एंड नॉन पार्टीशनशिप से क्या होता है भाई? इट मेंटेन ट्रस्ट एंड इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ओके, इट मेंटेन व्हाट? इट मेंटेन ट्रस्ट, इट मेंटेन ट्रस्ट एंड इंश्योर, ऐसे बोल सकते हैं कि इट मेंटेन ट्रस्ट एंड इंश्योर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस आर एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन। ओके, सो दिस इज नॉन पार्टीशनशिप। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ सिटीजन, इट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ सिटीजन एंड बिजनेसेस इन द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के एक्शन ले रहा है वो राइट है, वो सही है, इसमें उसका भरोसा इज कॉल्ड पब्लिक ट्रस्ट। Is the confidence the citizen businesses in the action of the government.
व्हाट इज राइट एंड परसीव्ड एज फेयर, इसमें कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड एज पब्लिक ट्रस्ट, एंड इट प्रमोट्स compliance and public policies and increase political engagement. पांचवा जो पॉइंट है इट इज डेडिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विस। जो पांचवा पॉइंट जिसमें हमको लिखना है वो है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। पांचवा जो पॉइंट है वो है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ठीक है। व्हाट डज द डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस का मतलब क्या है भाई, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा, एक सेंस ऑफ ड्यूटी होगा टुवर्ड द पब्लिक, ठीक है ना। मेरा काम है कि पब्लिक की सेवा करूं, दिस इज व्हाट वी कॉल डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। ओके, व्हाट इज पब्लिक सर्विस, इट रिफर्स टू what is dedication to public service, it refers to a strong commitment. It refers to strong commitment and a sense of duty, sense of duty towards serving the public and working, sense of duty toward the service of public or serving the public, okay, for the betterment or working for the betterment of society. And often prioritizing public welfare over personal interest, ठीक है ना। समाज सेवा को अपने सेवा से ऊपर रखना है इसमें। okay, often prioritizing public welfare over personal interest. So this is all about the 5 पॉइंट्स जहाँ पे हमको बात है जी, फिर से आ गया यार। तो ये 5 बातें हमने बात कर ली है ना। ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात किया, लीडरशिप के बारे में बात किया, नॉन पार्टीशनशिप के बारे में बात किया, पब्लिक ट्रस्ट के बारे में बात किया, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस के बारे में बात किया। देखो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो ऐसे समझता नहीं है भाई, इंग्लिश को नहीं समझता है, तो लगता है टाइप राइटर जैसे हो गया, वीडियो चल रहा है और सुन रहे। हमको एक तरह से एक लर्निंग माहौल बनाना कि दिमाग को धीरे समझ भी आए, याद भी हो और हमको एग्जाम में भी रिकॉल हो, इस प्रकार से होता है। साथ साथ जब देखते जाएंगे और साथ साथ लिखते जाएंगे तब, साथ साथ पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे तब, ठीक है। सो ये हो गया अपने पास ना दूसरा क्वेश्चन है, दो पार्ट से खत्म हो गए ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह हैज़ एनी रिलेवेंस इन द प्रेजेंट टाइम्स। जो गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह था, अहिंसा वाला जो कॉन्सेप्ट था, क्या उसका आज के ज़माने में कोई रिलेवेंस है? आज के ज़माने में क्या उसका कोई रिलेवेंस है भाई? इसके बारे में हमको बात करनी है, ठीक है। इसको आंसर को सब्सटेंशिएट करना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स के साथ इसको देंगे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो अप्रोच में हमारे पास बात करते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। हम सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, अप्रोच में सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट सत्याग्रह मीन्स। बॉडी में बारे में बताएंगे भाई, बॉडी में हमको बताना है वाई गांधीयन कॉन्सेप्ट सत्याग्रह इज रिलेवेंट, क्यों ये रिलेवेंट है ना प्रेजेंट टाइम्स में। क्यों ये रिलेवेंट है? बिकॉज इट एम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस, बिकॉज इट एम्फेसाइज ऑन ट्रूथ। तो वाई इट इज रिलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम्स।
इसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज इट एम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस, ये ट्रूथ पे फोकस करता है। ओके, सो ये हो गया क्यों रिलेवेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे जो सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश मतलब आज के ज़माने में एप्लीकेबल क्यों नहीं है कुछ केसेस में, है ना। प्रेजेंट टाइप एप्लीकेबल है, उसमें हमने बात की बिकॉज इट टॉक्स अबाउट नॉन वायलेंस, इट टॉक्स अबाउट ट्रूथ, लेकिन ये कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि टेररिज्म वाला केस है ना। आपको कोई आतंकवादी घुसा है, नहीं हम उसको नहीं मारेंगे करते रहोगे तो मार के भाग जाएगा ना, है ना। सो कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि टेररिज्म, जैसे बॉर्डर इशूज़ कि नहीं भाई हमारा बॉर्डर ले जा भाई जा, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ले जा जा, तो ये सब चीज़ में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको बोलते हैं एक बैलेंस आंसर, इसको बोलते हैं द आंसर दैट यूपीएससी वांट्स। ओके, सो ये हो गया अपने पास। कंक्लूजन में हमारे पास कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ये रिलेवेंस है हर समय में, बस इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी डिपेंड करता है। सो इट इज़ रिलेवेंट इन ऑल टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट द अप्रोच, है ना। तो या फिर इंग्लिश आ गया। तो ये हो गया हमारे पास अप्रोच के बारे में। अप्रोच हो चुका है ना। हम स्टार्ट करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। तो सत्याग्रह का मतलब होता है, मतलब सत्याग्रह जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एम्फेसाइज करता है इन दी पावर ऑफ ट्रूथ एंड डिमांड ट्रूथ सीकिंग, मतलब हमको सच्चाई की तरफ, सत्य आग्रह, डिमांड, आग्रह मीन्स डिमांड, सत्य मीन्स ट्रूथ, ट्रूथ सीकिंग, ट्रूथ का डिमांड होता है यहाँ पे। सो सत्याग्रह lays emphasis on the power of truth and demand truth seeking। ओके, एंड इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज सत्याग्रह। तो हम देख लिया मतलब क्या है, इट डिमांड ट्रूथ सीकिंग। एंड ये जब हम क्या करते हैं सत्याग्रह को फॉलो करते हैं तो ये हमको हेल्प करता है ना, हमको हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन, टू फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। और यहाँ पे इस बारे में और भी लिख सकते हैं कि इट इज़ अ मेथड ऑफ सिक्योरिंग राइट्स बाय पर्सनल सफरिंग। सत्याग्रह में क्या होता है, पर्सनल सफरिंग होता है, दूसरे को हम यहाँ पे इंजरी नहीं देते, खुद को इंजरी देते हैं। सो यहाँ पे खुद को सफरिंग देते हैं। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ सिक्योरिंग राइट्स बाय पर्सनल सफरिंग एंड नॉट inflicting injury on others। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट द रिलेवेंस ऑफ सत्याग्रह इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स नहीं, इन प्रेजेंट टाइम्स, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंड रिलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम्स। भाई पहला रिलेवेंस है क्योंकि ये रिजॉल्व करता है इशूज़ के, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कैसे, कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज इससे हम क्या करते हैं, दो अंडरस्टैंडिंग दी व्यू पॉइंट ऑफ अदर, ठीक है, दूसरे के, क्योंकि सत्याग्रह में बोलते हैं दूसरे को भी समझो। सो हम दूसरे का जब व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमको ये कंसेंसस बिल्डिंग में हेल्प करता है, रिकॉन्सिलिएशन में हेल्प करता है।
है ना। जैसे कि हम काउंटर टेररिज्म हो गया, काउंटर टेररिज्म कैसे करते हैं भाई, डी रेडिकलाइजेशन, मतलब वो हमको मारा है तो हम भी उसको मारेंगे ऐसा नहीं सोचते हम, ठीक है, वो मारा है हम नहीं मारेंगे। सो ये काउंटर टेररिज्म में हमको क्या करता है, एक तरह से डायरेक्शन दिखाता है कि क्या करना चाहिए हमको, है ना। सो थ्रू अंडरस्टैंडिंग द व्यू पॉइंट ऑफ अदर leading to reconciliation and consensus building, reconciliation and consensus building। एग्जाम्पल के तौर पे काउंटरिंग टेररिज्म थ्रू डी रेडिकलाइजेशन, रेडिकल नहीं होना है भाई, और तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा ऐसा नहीं, तू मार रहा है ठीक है लेकिन मैं नहीं मारूंगा, ये गलत नहीं है भाई, बस तरीका है एक तरीके से जो गांधी जी ने दिखाया है दुनिया को। दुनिया भी यही सोचती थी कि तू मारते रहेगा, तू बैठे रहेगा तो क्या होगा, लेकिन आज़ादी आ गई भाई, तो समय लगता है इस चीज़ के लिए। सो काउंटर टेररिज्म थ्रू डी रेडिकलाइजेशन, 2 दिन में इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका बहुत ही अच्छा होता है। 2 दिन में तो अच्छा लगेगा कि भाई मार दिया, हमने भी मार दिया, लेकिन जो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है वो खतरनाक होता है। सो इट हेल्प इन, सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट जो है आज के समय में, इट हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके। एंड ये सत्याग्रह जो है ना, सिटीजन क्या करता है, एक्टिव बनाता है। कैसे? बिकॉज गांधी जी ने कहा था, एन एवॉक्ड एन इंटेलिजेंट ओपिनियन, एन एवॉक्ड एन इंटेलिजेंट पब्लिक ओपिनियन इज मोस्ट पोटेंट वेपन ऑफ सत्याग्रह, मतलब जो जनता है वो जागरूक होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए, है ना। जैसे कि हमारे पास सिटीजन राइट हमको मिला है किससे, आरटीआई से, तो ये जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है वही तो हमको आरटीआई की तरफ लेके आया है भाई। सो सत्याग्रह मेक एक्टिव सिटीजन इन द प्रेजेंट टाइम्स और इन द मॉडर्न टाइम्स, ओके। एक सत्याग्रही के लिए सबसे मोस्ट पोर्टेंट वेपन क्या है भाई, एक जागरूक और इंटेलिजेंट पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, सिटीजन आज यूज़ किसको कर रहे हैं, आरटीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट से तो आया, बिकॉज सत्याग्रह बोलता है कि जागरूक नागरिक सबसे ताकतवर वेपन है सत्याग्रह का। तो जागरूक हमारे आज के ज़माने में किसकी वजह से हो रहा है, आरटीआई की वजह से हो रहे हैं। एंड सत्याग्रह जो है हमको हेल्प करता है इन गेटिंग गुड गवर्नेंस, इन ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस। कैसे, है ना, बिकॉज कंटेनिंग एंड ह्यूमनाइजिंग स्टेट मशीनरी, बिकॉज हमारे पास सत्याग्रह में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है कम्युनिटी का इन स्टेट डिसीजन मेकिंग। और क्या है भाई, जो सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल जस्टिस भी लाता है, ठीक है, वो सब ठीक है। तो तीन तीन पॉइंट ठीक ही है यहाँ पे, है ना, सोशल जस्टिस भी लाता है ना। लेकिन हम ये बात करेंगे कि अगेंस्ट द रिलेवेंस, मतलब ये आज जाने में रिलेवेंट नहीं है। क्यों रिलेवेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट क्यों रिलेवेंस नहीं है आज के ज़माने में, बिकॉज
टेररिज्म इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इन्वॉल्व मल्टीपल एक्टर्स। तो ऐसा नहीं कि आप हमको मारोगे हम इसको नहीं मारेंगे, तो ऐसा नहीं, वो तो मारते रहेगा ना भाई, बिकॉज इट इज़ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, कोई रिलीजियस फैक्टर होता है, कोई एथनिक फैक्टर होता है। सो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं है, एज इट और क्यों एप्लीकेबल नहीं है? बिकॉज जो इंटरनेशनल रिलेशन में ना डिक्टेट टर्म है ना, यहाँ पे क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में ना, पावरफुल नेशन जो होते हैं ना वो दुनिया को चलाते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, सुनता ही नहीं है कोई भाई। सो इंटरनेशनल रिलेशंस वेयर पावरफुल नेशंस जो होते हैं ना उनके हिसाब से चलता है सब चीज़। सो दे डिक्टेट टर्म्स, है ना, ऐसा नहीं कि हम सत्याग्रह चलेंगे, वो अपने हिसाब से लाते हैं। ऐसा भी है कि जो बॉर्डर टॉक्स होते हैं ना, डिस्पाइट कंटिन्यूस एंगेजमेंट, ये रिजॉल्व हो ही नहीं रहे हैं भाई, है ना। तो एक तरह से यहाँ भी सत्याग्रह कॉन्सेप्ट नहीं वो हो पा रहा है, ठीक है, मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, 2 एग्जांपल्स क्यों एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है। नाउ कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट इट प्रमोट पेशेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। जो सत्याग्रह है ना वो क्या करता है, एक तरह से हमको पेशेंस बनाए रखने में, धैर्य बनाए रखने में हेल्प करता है जब बहुत सारी दिक्कतें आती है तो। एंड इट इज़ दी प्रिंसिपल विच हैज़ लिमिटेशन बट एप्लीकेशन ना, बट दी इसमें माना कि प्रिंसिपल की लिमिटेशन है बट इसके एप्लीकेशन ज़्यादा है ना। अगर मार्टिन यहाँ पे कोट करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने बोला सत्याग्रह कैन बी प्रीच्ड एनीवेयर एंड कैन प्रिवेल एवरीवेयर। कहीं भी इसको पूजा, कहीं भी इसको लगाया सकता है और कैसे भी इसको लगाया सकता है, तो इसको मेंशन करेंगे। सो इट प्रमोट्स सत्याग्रह प्रमोट्स पेशेंस इन द फेस ऑफ adversity and it is not the principle which limit, okay, माना कि ये प्रिंसिपल जिसमें लिमिटेशन है बट इसके एप्लीकेशन भी देखो हमने कंक्लूड कैसे करने की बात की है, रिलेवेंस एट टाइम्स, है ना, ऑल टाइम्स, है ना, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, मार्टिन लूथर किंग। इसका कोट से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कंक्लूड करेंगे। इट इज़ ए प्रिंसिपल विच हैज़ लिमिटेशन, माना कि इसके लिमिटेशंस हैं बट द एप्लीकेशंस आर ऑल्सो देयर, एप्लीकेशंस आर वाइड, ओके, एज पर मार्टिन लूथर किंग। सत्याग्रह कैन बी preached anywhere and can prevail everywhere। हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हर जगह लागू हो सकता है, ओके। सो इस प्रकार से हमने इसको कंक्लूड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। द मॉरल राइटियसनेस ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस। मतलब मैंने बोला कि भाई मैंने मॉरली इसको सही किया है, कैसे डिसाइड होगा कि तुमने मॉरली इसको सही किया कि गलत किया है? तुम्हारा मॉरली तुमने जो भी किया है उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा है तो तुमने सही किया है, गलत है तो खराब किया है। सो दिस इज, है ना, डू यू एग्री विद द व्यू पॉइंट, जस्टिफाई, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास अप्रोच क्या होगा, फिर से पढ़ लेते हैं भाई। द मॉरल राइटियसनेस ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स कंसिक्वेंस, डू यू एग्री विद द व्यू पॉइंट, जस्टिफाई।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में, है ना, स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, है ना, इसको रिलेट करेंगे स्टेटमेंट को कॉन्सिक्वेंशियलिटी प्रिंसिपल और कॉन्सिक्वेंशलिस्ट प्रिंसिपल के साथ। कॉन्सिक्वेंशनलिस्ट प्रिंसिपल्स, बॉडी में हमको ये बताना है कि इसको सपोर्ट करना है कैसे। हाँ, ये सही है कि जो मॉरल राइटियसनेस है वो डिटरमाइन करता है, उसको डिटरमाइन कौन करता है, उसका कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे विथ आर्ग्यूमेंट्स फॉर यूटिलिटेरियनिज्म एंड कॉन्सिक्वेशनलिज्म। Support the statement with arguments such as utilitarianism and consequentialism। तो ये हो गया ऐसा सही कि भाई हाँ, मॉरल राइशियसनेस जो होता है इट डिटरमाइंड बाय द कॉन्सिक्वेंस। ओके, अब इसके बाद हम मेंशन करेंगे नॉट ओनली द कॉन्सिक्वेंस बट ऑल्सो द एक्शन इट सेल्फ हैज़ द राइटियसनेस। मतलब जो, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा कॉन्सिक्वेंस पे ही डिपेंड करे कि मॉरली राइट है या गलत है, तो मतलब जैसे अपोजिट वाला टाइप है, ठीक है। उसको भी एग्जांपल के साथ दोनों पहलू, नॉट ओनली कॉन्सिक्वेंस बट ऑल्सो द एक्शन इटसेल्फ, इसको भी एग्जांपल के साथ देंगे, है ना। इसको बोलते हैं डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। क्या बोलते हैं इसको, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, डियोंटोलॉजिकल, इसको भी एग्जांपल्स के साथ देंगे। फिर कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट कि भाई कोई भी व्यू दो, सबका इक्वल प्रोमिनेंस है, बोथ इंड्स एंड मीन्स एज्यूम इक्वल प्रोमिनेंस। दोनों का इक्वल प्रोमिनेंस है। ओके, सो इन पहले तो बात करेंगे अबाउट दी कॉन्सिक्वेंशलिस्ट प्रिंसिपल। द मीन्स इन डिबेट इज अ पैरामाउंट एथिकल डिलेमा, तो पता है ना। कॉन्सिक्वेंशलिज्म सेज दैट वेदर समथिंग इज गुड और बैड डिपेंड्स ऑन इट्स आउटकम। कॉन्सिक्वेंशियल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी चीज़ सही है फिर गलत है, किस पर डिपेंड करता है, आउटकम पे डिपेंड करता है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म says that whether something is good, whether something is good or bad, it depends on its outcome। कोई भी चीज़ गुड और बैड है, डिपेंड किस पे करेगा, आउटकम पे, ऐसा कॉन्सिक्वेंशियलिज्म बोलता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बॉडी वाला पार्ट, जहाँ पे हम ये बोलेंगे कि कैसे इन जस्टिफाइज द मीन्स कैन बी मॉरल। मतलब पहला वाला को सपोर्ट करें, जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करें, बिकॉज मॉरल राइटियसनेस जो है हाँ, इट इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सिक्वेंस। हाँ बोल रहे हैं, पहला वाले में हम क्या बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं। सो हाउ द इन जस्टिफाई द मीन्स।
व्हेन फर्स्ट व्हेन द गोल इज मॉरल, इन जस्टिफाइज द मीन्स ये तब लागू होता है जब हमारा गोल मॉरल है, मतलब हमको कोई चीज़ अच्छी चाहिए। सो व्हेन द गोल इज मॉरल, एग्जाम्पल के तौर पे यूएस ड्रॉपिंग द एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापान किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बट एंडिंग द वर्ल्ड वॉर 2, है ना। कि देखो अब कोई बोलेगा कि यूएस ने जो बॉम्ब डाला जापान पे वो सही था कि गलत था, बहुत लोगों को मारा, लेकिन जो उसका एंड था ना, एंड रिजल्ट कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, व्हेन द एंड जस्टिफाइज द गोल और एंड जस्टिफाइज द मीन्स, है ना। हमारा गोल जब मॉरल था कि हमारा गोल क्या था कि हमको वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करना है, तो उसके रेफरेंस में यूएस ने जो बॉम्ब डाला वो सही है, उसके रेफरेंस में। इन्होंने बोला इतना बॉम्ब नहीं गिरा जाएगा, बहुत खराब चीज़ है भाई मारना, उसको नहीं समझ आया। लेकिन उसके रेफरेंस में किसी भी चीज़ सही है गलत सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, सही है गलत गोल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इसके रेफरेंस में व्हेन दी इन जस्टिफाइज मीन हम सपोर्ट कर रहे हैं आर्गूमेंट को, जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, दूसरा हमारे पास है दिस अप्रोच, जो एंड जस्टिफाइज द मीन्स वाला अप्रोच है, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस, है ना, जहाँ पे आउटकम जो है इट इज इजी टू प्रेडिक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल अच्छा लिखते हैं, अच्छा वाला, कि फर्स्ट सेकंड करने से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, और तब बोलेंगे कि जो इंड है जस्टिफाइज द मीन्स, आपका जो इंड है ना, आपने जो किया वो सही था, है ना। ये एक कब एक और समय में सही कहलाएगा, कब, जब ये इम्पार्शियल है, तब जब आपका जो करना है अगर वो इम्पार्शियल है, तो जो एंड है इट जस्टिफाइज द मीन्स व्हेन फर्स्ट व्हेन द गोल इज मॉरल एंड सेकंड व्हेन इट इज आल्सो इम्पार्शियल। जैसे कि, है ना, अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो आपके फूड प्रोडक्शन को, है ना, तो वन टू मैक्सिमाइज, है ना, बेनिफिट्स फॉर द लार्जेस्ट नंबर, आप फूड प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, है ना, बाय द इंक्रीजिंग, जैसे कि हमने जीएम क्रॉप्स को जब इंट्रोड्यूस किया तो जो कि इन यील्ड को बढ़ाता है जिससे फूड सिक्योरिटी बढ़ता है। सो सो बाय मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ओके, इसमें हमारे पास एग्जांपल दें तो एग्जांपल के तौर पे है जीएम क्रॉप, जीएम क्रॉप इंट्रोड्यूस करना सही है गलत है इसको छोड़ो भाई, है ना। कुछ इसकी दिक्कतें हैं कि यहाँ पे ये कंसर्न है, बट ये फूड सिक्योरिटी का एट लार्ज एंड जो है इसका फूड सिक्योरिटी को ये इंक्रीज कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, हाँ तो फिर ये सही है, ये इम्पार्शियल है। ओके, नाउ हम बात करते हैं सिचुएशन, एक और पॉइंट अगर लिखना तो लेकिन ज़्यादा बड़ा लिखना है, ठीक है। सो नाउ हम अगर बात करें कि किस सिचुएशन में जो
है ना। सेकेंड सिचुएशन व्हेन इट मे नॉट बी राइटियस, मतलब जो मॉरल राइटियसनेस है कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड करता है ना। हमेशा नहीं है ऐसा कि भाई हमेशा हमेशा जो हमारा जो ड्रीम है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हमेशा ऐसे नहीं कि जो इन जस्टिफाइज द मीन्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा ये सही हो, है ना। इन जस्टिफाइज द मीन्स हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट मे नॉट बी राइटियस ऑलवेज, मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहे, समझना। मोरल राइटियसनेस ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस। हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा जो होगा कॉन्सिक्वेंस अच्छा है तो हमारा हमेशा राइट होगा, ऐसा नहीं है भाई, है ना। कॉन्सिक्वेंस पे हमेशा डिपेंड नहीं करते। तो पहले हमने देखा कि कॉन्सिक्वेंस डिपेंड करता है, हाँ। अब हम बोल रहे हैं ना, नॉट ऑलवेज। हम कुछ सिचुएशंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो हमारा सा कॉन्सिक्वेंस है वो डिटरमाइन नहीं करेगा कि हम सही थे गलत थे। पहला पहला क्या, व्हेन हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को हम यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं ना, हमारा जो आखिरी जो गोल रहा है वो सेल्फ इंटरेस्ट रहा है, तो हमारा जो मॉरल राइटियसनेस है वो सही नहीं है भाई। सो जस्टिफिकेशन फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, अगर हम कुछ काम के कर रहे हैं, हम सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ काम को कर रहे हैं तो वो राइट नहीं है वो। सो एग्जाम्पल के तौर पे लेइंग ऑन अ रेज्यूम, है ना, ड्रीम जॉब को पाने के लिए कुछ समय तक ब्रेक लेना और उसकी तैयारी करना इज़ नॉट अ राइट थिंग, बिकॉज यहाँ पे हम सेल्फ इंटरेस्ट को यहाँ पे हम जस्टिफाई कर रहे हैं। और जब मेजोरिटेरियनिज्म होता है ना तो उस समय भी हमारे पास चीज़ें सही नहीं होती, है ना। हमेशा चीज़ें सही नहीं होती, बिकॉज जैसे क्लिनिकल ट्रायल ऑफ वैक्सीन हुआ, है ना, इससे क्या हुआ कि हाँ वैक्सीन डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन वो कुछ लोगों का ज़िंदगी को रिस्क पे लाया कि नहीं लाया। हाँ, तो एक तरह से ये भी क्या करता है, इट इज़ नॉट राइट, है ना। जो वॉलंटियर्स थे उनकी ज़िंदगी को रिस्क में लाया कि नहीं लाया। ओके, सो इस समय यहाँ पे जो होता है, जो मॉरल राइटियसनेस होता है उसी पर सिर्फ कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता भाई। वहाँ पे कॉन्सिक्वेंस तो अच्छा था सबके लिए वैक्सीन डेवलप करना, बट जो मॉरली ये राइट नहीं था यार, है ना। हम भी ऐसे बोल सकते हैं, जो हमारे तीसरा वर्ड जो ये वाला स्टेटमेंट लिखा कि हाँ जब हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, सही है, मतलब जो कॉन्सिक्वेंस जो है वो डिटरमाइन करेगा मॉरल राइटियसनेस को। बट जब प्रोज और कॉन्स दोनों हों, ठीक है ना, तो उस समय ये सही नहीं होता। व्हेन बोथ प्रोज एंड कॉन्स आर देयर, ठीक है। तो जीएम प्रॉब इम्प्रूव तो करता है फूड सिक्योरिटी को जब दोनों प्रोस एंड कॉन्स यहाँ पे इन्वायरमेंट, जैसे वही जीएम क्रॉप वाला एग्जांपल कि जीएम क्रॉप में हाँ फूड सिक्योरिटी तो आएगा बट इट विल हार्म द इन्वायरमेंट। तो इस समय हमारे पास जो मॉरल राइटियसनेस है वो आउटकम पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अब हम बात करेंगे हाउ मीन्स जस्टिफाई द एंड, मतलब जो तरीका है करने का, है ना, वो कैसे कॉन्सिक्वेंस या फिर इनको जस्टिफाई करता है। ये थोड़ा सा उसी के रेफरेंस में है। हाउ मीन्स जस्टिफाई द एंड्स,
है ना, व्हेन एम्फेसाइज इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन एफर्ट, व्हेन मीन्स एम्फेसाइजेस ऑन improvement in human efforts, है ना, एंड व्हेन इट प्रोवाइड लास्टिंग सॉल्यूशन, ज़्यादा समय के लिए सॉल्यूशंस दे रहा है, देन द मीन्स इज जस्टिफाइंग द एंड्स। ओके, सो ये हो गया। अब कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट इन एथिक्स बोथ एंड्स एंड मीन्स एज्यूम इक्वल प्रोमिनेंस। ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल अच्छा सा होगा, कंक्लूजन अच्छा सा होगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा मीन्स और हमेशा मीन्स अच्छा रहेगा, हमेशा एंड्स अच्छा रहेगा। एथिक्स में दोनों का इक्वल प्रोमिनेंस है। बोथ एंड्स एंड मीन्स assume equal prominence। ओके, गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, है ना, आफ्टर द वायलेंस ऑफ चौरीचौरा, है ना, दिस गिव्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स। एट द सेम टाइम जब डू और डाई करो या मरो का नारा दिया था, तो उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, तो उस समय हमको समय आता है कि उस समय गांधी जी ने किस पे एम्फेसाइज किया था, एंड्स पे, तो इसीलिए दोनों का इक्वल प्रोमिनेंस है। तो गांधी जी का एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे, ओके, तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया कि दोनों इक्वल प्रोमिनेंस है एथिक्स के अंदर। तो ये पार्ट 1 हो गया, जहाँ पे हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन देखे, जिसमें दो पार्ट थे, ए बी। तो ये 6 क्वेश्चन हमने किए हैं पार्ट 1 में। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और नेक्स्ट 6 क्वेश्चन।